हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपको इरिगेशंस के लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो मैं प्रभाव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो देखिएगा, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीकल्चर सीजन्स या क्रॉप सीजन इन इंडिया। तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा क्रॉप खरीफ क्रॉप है या निम्न में से कौन सा क्रॉप रवि का क्रॉप है। ये क्वेश्चंस नॉट ओनली इन इरिगेशंस बट आपका अगर देखें तो नॉन टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी हो जाता है। जैसे ज्योग्राफी में आप कई बार क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर हम इस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं कुछ ट्रिक के साथ, जिससे आपको काफ़ी सारे क्रॉप्स की इंफॉर्मेशन भी जान पहचान में आ जाए, समझ में आ जाए कि क्या होता है। तो देखिएगा, अगर हम एग्रीकल्चर सीजन की बात करते हैं या क्रॉप सीजन की बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो जनरली दो तरीके की क्रॉप्स होते हैं। हॉट क्लाइमेट होता है और एक विंटर क्लाइमेट होता है। ठीक है, एक विंटर क्लाइमेट क्रॉप्स होते हैं और एक हॉट क्लाइमेट। बट अगर हम ज्योग्राफिकल बेसिस पे जाएं तो डिफरेंट सीजन्स को डिफाइन किया गया है। जैसे साउथ में अगर हम बात करें तो कुछ और सीजन्स डिफाइन किए गए हैं, नॉर्थ इंडिया में बात करें कुछ और सीजन्स, ईस्टर्न इंडिया में कुछ और सीजन्स, सेंट्रल इंडिया में कुछ और सीजन्स, डिपेंडिंग ऑन रेनी सीजन्स मानसून के बेसिस पर डिपेंड किए गए हैं और डिपेंड किया गया है कि क्लाइमेट किस तरीके का होता है, हॉट क्लाइमेट या विंटर क्लाइमेट, उसके बेसिस पर। बट ब्रॉडली अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ब्रॉडली ऑल ओवर इंडिया में जनरली 3 सेशन डिफाइन किए गए हैं। अगर हम 3 बात करें तो प्रिसाइजली 3 भी बोल सकते हैं और 2 भी बोला जा सकता है। एक खरीफ सेशन, एक रबी सेशंस और तीसरा है जायद क्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं या जायद का सीजन भी बोल सकते हैं। तो एक एक करके हम इनकी बात करेंगे, ये होते क्या है, किस तरीके से होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले खरीफ सेशन की। खरीफ सेशन, अगर हम खरीफ सेशन की बात कर रहे हैं तो खरीफ सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर हम देखें तो इंडिया में कहीं भी किसी भी सीजन का टाइम पीरियड कोई रिजिड टाइम पीरियड नहीं बोला गया है। रिजिड टाइम पीरियड अगर मैंने बोल दिया लाइक कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक खरीफ सेशन होता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंडिया के मेजर पार्ट में अप्रैल से लेकर सितंबर तक खरीफ सेशन होगा। अप्रैल टू सितंबर हम बात कर रहे हैं, वहां पर खरीफ सेशन होगा। बट डिपेंडिंग ऑन मानसून एंड अदर एक्टिविटीज ये सेशन का टाइम पीरियड थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है। कुछ रीजंस के लिए सेशन का टाइम पीरियड क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो कई बुक्स में जो आपका खरीफ का सेशन लिखा हुआ है वो जून टू सितंबर भी मेंशन है, जून टू सितंबर भी मेंशन है। बट मोस्टली जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो अप्रैल टू सितंबर हमारा खरीफ सेशंस मानते हैं। अब अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल एक ऐसा टाइम होता है जहां पर विंटर एंड हो रहा होता है और समर सीजन स्टार्ट हो रहा होता है। क्या हो रहा था, विंटर एंड हो रहा होता, समर सीजन स्टार्ट हो रहा था। सितंबर एक ऐसा टाइम है जहां मानसून एंड होने को आने वाला होता है। मानसून क्या होता है, एंड होने को आने वाला होता है। तो हम बोल सकते हैं दीज आर द क्रॉप्स विच आर शोन, जिन्हें हम बोते हैं एट द एंड ऑफ विंटर सीजन, एट द एंड ऑफ विंटर सीजन, और इसी को बोल सकते हैं और एट द बिगिनिंग ऑफ व्हाट, समर सीजन। एंड दिस क्रॉप एंड harvested at the end of monsoon season, at the end of monsoon season or at the beginning of winter season, at the beginning of winter season is known as खरीफ सीजन। क्या कहा जाता है इनको, खरीफ सीजन कहा जाता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि भैया खरीफ सीजन मोस्टली किस टाइम पीरियड में, अप्रैल टू सितंबर, और अप्रैल टू सितंबर में जो हमारा होने वाला है मोस्टली क्या पड़ने वाली है, गर्मियां। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स। क्या बोला जाता है इनको? समर क्रॉप्स भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज समर क्रॉप्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि समर क्रॉप्स किन्हें बोलते हैं, राबी क्रॉप्स को, खरीफ क्रॉप्स को, जायद क्रॉप्स को, या नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी को भी समर क्रॉप्स नहीं बोलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसको समर क्रॉप बोलेंगे? खरीफ सेशंस को ही हम समर क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके एग्जाम्पल्स। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? बाजरा, बाजरा, ज्वार, पल्सेस। पल्सेस में जो हम जनरली बात कर रहे हैं, हम तुअर या अरहर की दाल की बात कर रहे हैं, तो पल्सेस की बात करते हैं। ठीक है, पल्सेस, ज्वार, बाजरा। और अगर हम बात करते हैं सोयाबीन, राइस, सोयाबीन, राइस, ईटीसी, ये सभी चीजें किस में आती हैं? ये सभी हमारी खरीफ सेशन में आ जाती हैं। बट यहां पर इसके अलावा भी और सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे पूछ सकता है कि ये सारे क्रॉप्स किस किस जगह पर आ रहे हैं, ये सारे क्रॉप्स किस किस जगह पर आ रहे हैं, खरीफ सेशन में आ रहे हैं या रबी सेशन में आ रहे हैं, तो उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे पूछ लेगा जूट, जूट किस में आ रहा है? जूट भी खरीफ सेशन में आने वाला है। तो यहां पर ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप काफी सारे क्रॉप्स एक साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किया यहां पर कंप्लीट, और आगे बढ़ते हैं तो एक ट्रिक की बात करते हैं, छोटी सी ट्रिक्स की बात करते हैं कि वो ट्रिक क्या है। तो आपने सुना होगा क्या? शायद कई लोगों को पता भी हो, जिन्होंने मेरे ही चैनल पे ट्रिक्स वाले वीडियो देखे हुए उन्हें पता भी होगा कि बीजेपी सीएम ने एसआरएम यूनिवर्सिटी में जीएसटी अप्लाई किया। क्या अप्लाई कर दिया? जीएसटी अप्लाई किया। ठीक है, एसआरएम यूनिवर्सिटी में जीएसटी अप्लाई किया। तो सबसे पहले बी फॉर बाजरा, जे फॉर ज्वार, पी फॉर पल्सेस, ठीक है, सी फॉर कॉटन, एम फॉर मेज। ठीक है, जैसे ज्वार बाजरा होता है ना, तो बाजरा यानी मेज। ठीक है, बाजरा, ज्वार, मेज। मेज एक ही तरह का ग्रेन होता है जो कि इन्हीं किस्म का एक वेरिएंट है। ज्वार एंड बाजरा, सॉरी, ज्वार एंड बाजरा का ही एक वेरिएंट हम किसको बोल सकते हैं? हम मेज को बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोयाबीन, आर फॉर राइस, एम फॉर मिलेट। मिलेट एक तरीके का राइस का ही कंस्टिट्यूएंट्स हो सकता है, तो हम उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मिलेट बोल सकते हैं। ठीक है, अगेन जी फॉर ग्राउंडनट यानी मूंगफली। ठीक है, जी फॉर ग्राउंडनट। ठीक है, एस, एक मिनट, तो अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं टी फॉर क्या है? टी फॉर होता है टर्मरिक, या फिर आप बोल सकते हो टोबैको, टर्मरिक या टैम्बाकू। यहां पर टी और जी, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर हमारा जो सफिक्स हो गया वो किस तरीके से हो गया है? एसआरएम यूनिवर्सिटी में, सॉरी, बीजेपी सीएम ने एसआरएम यूनिवर्सिटी में जीएसटी अप्लाई किया, और यहां से आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा आपके बहुत सारे क्रॉप्स। अच्छा, शुगर कैन की बात करें, एक मिनट, ये लेटर छूट गया है, एस। तो एस का मतलब क्या है यहां पर? शुगर कैन। एस का मतलब क्या है? शुगर केन यानी गन्ना। तो यहां पर कितने सारे क्रॉप्स आपने रख लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्रॉप्स एक नाम में। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा चीजें याद रख सकते हैं। ये एक हेल्पफुल ट्रिक आपके लिए होगी। आप यहां पर ज्वार की जगह जूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ज्वार की जगह क्या लिख सकते हैं? जूट भी यहां पर मेंशन किया जा सकता है। ज्वार की जगह जूट भी मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि जूट भी हमारी किस क्रॉप में आती है? खरीफ क्रॉप। एंड अगेन रखना कैसे याद है कि ये खरीफ सेशन का है, तो यहां पर देखो किया का मतलब क्या होता है? खरीफ क्रॉप। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? खरीफ क्रॉप। तो भैया कैसी लगी आपको ट्रिक? क्या पसंद आई? पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। इस तरीके से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं खरीफ क्रॉप के बारे में। ठीक है,
चलिए अब दूसरे सीजन की बात करते हैं। दूसरा जो सीजन है वो हमारा होता है राबी क्रॉप। दूसरा सीजन कौन सा होता है? राबी क्रॉप। तो राबी क्रॉप की बात कर लेते हैं, ठीक है। राबी क्रॉप्स, अब रबी क्रॉप्स की बात करते हैं तो पहला सीजन कहां खत्म हुआ? सितंबर में। जब सितंबर में सीजन खत्म हुआ तो सितंबर के बाद आता है अक्टूबर। तो अक्टूबर से हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा? रबी। बट कई बुक्स में ये नवंबर दिया हुआ है, कई बुक्स में क्या दिया हुआ है? नवंबर दिया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम बात कर रहे हैं अक्टूबर टू, और कहां तक गया था वो? अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, तो ये फरवरी या मार्च तक जाता है। जनरली कहां तक जाता है? मार्च तक जाता है। तो ध्यान रखिए अक्टूबर टू मार्च। तो अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? दीज क्रॉप्स आर शोन इन द एंड ऑफ मानसून और at the beginning of winter and harvested यानी कटाई होना, ठीक है। harvested at the end of winter season। विंटर सीजन के एंड में इनको कटाई की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना अक्टूबर टू मार्च हमने बोला है, तो हमारा क्या हो रहा है? एट द एंड ऑफ मानसून के एंड में, स्टार्टिंग ऑफ विंटर, और एट द एंड ऑफ विंटर हार्वेस्टेड। तो पूरा का पूरा क्रॉप किस सेशन में है? विंटर सेशन। पूरी की पूरी क्रॉप्स किस में है? विंटर सेशन में। और विंटर सेशन में होने के कारण इस क्रॉप को नाम दिया जाता है ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स। ऑल्सो कॉल्ड एज विंटर क्रॉप्स। क्या बोला जाता है? विंटर क्रॉप्स। तो अगेन मैं बोलूंगा, ये सेकंड पॉइंट जो आपका है इस पर ऑब्जेक्टिव बना के पूछा गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विंटर क्रॉप्स किसको कहा जाता है? राबी क्रॉप्स को कहा जाता है, ठीक है। अगेन एक और चीज बात कर रहा हूं, राबी क्रॉप विंटर सीजन में है, खरीफ क्रॉप समर सीजन में है। तो बताइएगा किस क्रॉप के लिए वाटर कंजम्पशन ज्यादा होगा? किस क्रॉप के लिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? हम बात करेंगे किस क्रॉप के लिए होगी? हमारी खरीफ क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो आप लिख सकते हैं कि फॉर खरीफ क्रॉप्स द वाटर कंजम्पशंस विल बी मोर एज कंपेयर टू राबी क्रॉप्स। फॉर खरीफ क्रॉप वाटर कंजम्पशंस विल बी मोर एज कंपेयर टू राबी क्रॉप। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है कि किस क्रॉप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होगी। वहां पर सही कथन पहचानना है या गलत कथन पहचानना है, उसके बेसिस पर आपका स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है कि किस क्रॉप के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होगी वाटर की ज्यादा? खरीफ क्रॉप के लिए, क्योंकि गर्मी के सीजन में है, और गर्मी के सीजन में है तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, एवापोरेशन ज्यादा लॉसेस होंगे, तो उस कंडीशन में ज्यादा रिक्वायरमेंट पानी की हो जाएगी। अब यहां पर हम बात करते हैं विंटर क्रॉप्स तो बोल दिया, लेकिन आगे एक वर्ड पढ़ाऊंगा मैं, पैलियो इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रबी क्रॉप्स के लिए ज्यादा होती है। पैलियो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो हमें रबी क्रॉप के लिए ज्यादा होती है। पैलियो इरिगेशन में आगे डिस्कस करने वाला हूं, शायद मैं टर्म भूल गया हूं, आपके साथ डिस्कशन नहीं किया लास्ट लेक्चर्स में, बट मैं अभी लेक्चर्स में डिस्कस कर लूंगा पैलियो इरिगेशन क्या होता है। उसके बाद इस पॉइंट को एक और बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। अब बात आती है, सर आपने ये तो बता दिया रबी क्रॉप्स, लेकिन रबी क्रॉप्स को याद कैसे करें? तो हम बात करें वीट हो गया, बार्ले हो गया, ठीक है, पोटैटो हो गया, लिनसीड हो गए, और हम बात कर रहे हैं ग्राम हो गए हैं, और आपका टोमेटो हो गया है। तो जितने भी आपके ये सारे क्रॉप्स के मैंने नाम लिए, क्या ये सारे के सारे क्रॉप्स जो फार्मर्स हैं वो जानते होंगे सारे के सारे क्रॉप्स बीज लगाने पे ही जन्म लेते हैं? यानी सारे के सारे क्रॉप्स कैसे होते हैं? बीज। तो ये जो क्रॉप्स हैं मोस्टली सीड क्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली सीड क्रॉप्स। सीड क्रॉप्स का मतलब है कि जब तक इनका बीज नहीं डाला जाएगा, जब तक ये पनपेंगे नहीं, ये हमारे एज अ ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगे, एज अ क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगा, अनटिल और अनलेस वी आर पुटिंग द सीड इनटू द फील्ड। सो यहां हम बात कर रहे हैं कि राबी क्रॉप्स के लिए हमें याद रखना है। तो राबी क्रॉप्स को याद कैसे रखा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, लिखवा रहा हूं एग्जाम्पल के फॉर्म में, वेस्ट
बंगाल इज पागल फॉर GOT। एक सीरीज आती थी गेम ऑफ थ्रोन्स, आती थी या नहीं? देखिए, नहीं देखिए तो अभी देखना मत बीच में, तुम पहले यहां पर कंप्लीट कर लो, उसी से मैं तुम्हें बता रहा हूं। GameOfThrones.com। वेस्ट बंगाल इज पागल फॉर GameOfThrones.com। वेस्ट बंगाल में W जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वीट को। B जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा? बार्ले। ठीक है, और L किसको रिप्रेजेंट करेगा? L रिप्रेजेंट करेगा लिनसीड। तो लिनसीड यानी अलसी का ऑयल। आपने सुना है अलसीज ऑयल? अलसीज ऑयल कई तरीके की मेडिसिन में भी यूज आता है, खाने में भी यूज आता है, और अलग अलग तरीके से उसको यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं लिनसीड। क्या बोलते हैं? लिनसीड। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर लिनसीड की बात कर लिए, ठीक है। पागल, पागल में जो पी है वो आपको बताएगा पोटैटो की याद। पोटैटो की याद दिलाएगा कि आप अंकल चिप्स के लिए पागल होते थे। वो पोटैटो के चिप्स होते थे या नहीं? क्या होते थे? पोटैटो के चिप्स होते थे। तो पागल फॉर पोटैटो, ठीक है, पागल फॉर पोटैटो। तो अगेन हम बात कर रहे हैं जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है, या सॉरी ग्राउंड नोट तो ऊपर हो गया, हाँ, इसका क्या होता है, इसको हम बात करते हैं ग्राम, ठीक है। और ओ आजकल तुम ओट्स बहुत खा रहे हो, तो ओ फॉर ओट्स, ठीक है, ओ फॉर क्या होता है? ओट्स, और टी फॉर क्या होता है? टमाटो, क्योंकि टमाटो के बिना पोटैटो अधूरा है, ठीक है, टोमेटो। तो टोमेटो एंड पोटैटो ये सारे कौन से हैं? बीज वाले क्रॉप्स हैं, तो यहां पर इनको हम काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगेन .com का मतलब क्या है? तो .com का मतलब है चिकपी एक तरीके का अगर हम बात करते हैं तो चिकपी क्या होता है? चिकपी। तुमने पी यानी मटर सुना है? उसी का विदेशी फंक्शंस है, जो उसकी विदेशी प्रजाति है। जैसे हम बात करें हाइब्रिड क्रॉप्स होते हैं कई तरीके के, तो उसी में एक हमारा क्या है? चिकपी होता है। और ओ फॉर आपका होता है ऑनियन, ठीक है। तो अब देखो, टमाटो, पोटैटो, ऑनियन तीनों एक ही कैटेगरी में आए, वो किस में आए हैं? रबी क्रॉप्स में आए हैं, ठीक है। तीनों किस में आए हैं? रबी क्रॉप्स में आए हैं। और अगर हम एम की बात करते हैं तो एम फॉर होता है मस्टर्ड। एम फॉर क्या होता है? मस्टर्ड, सरसों, ठीक है। तो मस्टर्ड और लिनसीड दोनों से ही हम ऑयल मैन्युफैक्चर्स करते हैं, तो यहां पर मस्टर्ड और लिनसीड दोनों एक ही कैटेगरीज में आने वाले हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपने याद किया, वेस्ट बंगाल इज पागल फॉर GameOfThrones.com, उसी में आ गया वेस्ट बंगाल से वीट, बंगाल से बार्ले, पागल से पोटैटो, एल से लिनसीड, जी फॉर ग्राम, ओ फॉर ओट्स, टी फॉर टमाटो, सी फॉर चिकपी, ओ फॉर ऑनियन एंड एम फॉर मस्टर्ड। तो ये आपका हो गया रबी क्रॉप्स के बारे में। तो बताओ ट्रिक सही लग रही है या नहीं? याद करने में मजा आएगा अब तुमको या नहीं? बिल्कुल मजा तो आना ही चाहिए यार इन सब चीज़ों को। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके ना ही केवल इरिगेशंस में, बट अगर हम बात करें तो आपके जनरल नॉलेज में या जीके के क्वेश्चंस में भी इनको आसानी से पूछा जा सकता है, ठीक है, और इस पे बात की जाती है। तो चलो रबी क्रॉप्स हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अगली क्रॉप्स की बात करते हैं कि हमारी अगली क्रॉप्स क्या होने वाली है। तो अगली क्रॉप्स की बात करेंगे। अगली क्रॉप्स हमारी क्या है? जायद की क्रॉप्स है। अगली क्रॉप्स क्या है? जायद की क्रॉप्स है। तो जायद क्रॉप्स, जनरली जायद को एक क्रॉप सेशंस कई जगह पर नहीं माना गया है। जायद को एक क्रॉप सेशंस नहीं माना गया, कई जगह पर जायद की क्रॉप्स को क्रॉप सेशंस नहीं माना गया है, बट कई स्टैंडर्ड बुक्स इसको एक क्रॉप्स के रूप में देख रहे होते हैं। तो अगर हम जायद का सीजन की बात करें तो ये सीजन भी कहां से होता है? मार्च से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक जा रहा होता है। मार्च से लेकर के कहां तक? अप्रैल तक जा रहा होता है। तो जायद क्रॉप्स क्या क्रॉप्स होते हैं? जायद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रबी और खरीफ सेशंस के अलावा किसी दूसरे टाइम में बोए जाते हैं। रबी एंड खरीफ सेशंस के अलावा किसी दूसरे टाइम में बोले जाते हैं। कई बार कई सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो रबी और खरीफ सेशन के साथ साथ और भी टाइम में लगे रहते हैं, उनको भी जायद क्रॉप्स में कई बार काउंट कर लिया जाता है। तो जनरली जायद के जो क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप्स, ध्यान रखना रबी में एक बार लिख लेना कि ये क्रॉप्स मोस्टली सीड क्रॉप्स होते हैं।
रबी क्रॉप्स आर मोस्टली सीड क्रॉप, SEED सीड, SEED सीड, सीड का मतलब होता है बीज वाले क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम जायद क्रॉप्स की बात करें तो जायद क्रॉप्स मोस्टली वेन्स वाले होते हैं, वेन्स वाले। वेन्स का मतलब क्या होता है? बेल, सॉरी वाइन्स, सॉरी वेन्स नहीं बोलेंगे, वाइन्स बोलना ज्यादा बेटर है। वाइन्स वाले होते हैं, वाइन्स का मतलब होता है बेल वाली चीजें होती हैं, ठीक है, वाइन्स क्रॉप्स। तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से। तो हम बात कर रहे हैं क्रॉप्स which are shown and harvested other than Rabi and Kharif sessions, other than Rabi and Kharif session, वो क्रॉप्स जो राबी और खरीफ सेशंस के अलावा बोए जाते हैं और हार्वेस्टेड यानी काटे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। अब जायद क्रॉप्स की जो बात कर रहे हैं तो यहां पर जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है रबी और खरीफ सेशंस दोनों से ही कम होती है, ठीक है। रबी और खरीफ सेशंस दोनों से ही क्या होती है? दोनों से ही क्या होती है? कम होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं नीड लेस वाटर फॉर इरिगेशन, लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो हम पॉइंट लिख रहे हैं, समझना बात को, ये कोई हार्ड एंड फास्ट पॉइंट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया खरीफ सेशन में रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, रबी सेशन में रिक्वायरमेंट कम। वो कब है? जब हम एक लैंड एरिया, फिक्स लैंड एरिया ले रहे हैं और उसी एरिया पर रबी क्रॉप लगा रहे हैं और उसी एरिया पर हम बात कर रहे हैं, कहां पे लगा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसी एरिया पे खरीफ, तब बात कर रहे हैं। और ये क्रॉप्स जो हैं हार्वेस्टेड अदर देन रबी एंड खरीफ सेशन, ऐसा भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं और shown and harvested थ्रू आउट द ईयर, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था, थ्रू आउट द ईयर्स। हम बात कर रहे हैं साल में कभी भी इन क्रॉप्स को लगाया जा सकता है और हार्वेस्टेड किया जा सकता है। ऐसे क्रॉप्स हमारे किस कैटेगरीज में आते हैं? जायद क्रॉप्स में आते हैं। अब इनके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, बट इनके लिए एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल समझने की बात करना, रोड पे पानी भर जाने के कारण सीएम का बीपी हाई हो गया एंड जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं दिख रहा, ठीक है। क्या बोला हमने? रोड पर पानी भर जाने के कारण सीएम का बीपी हाई हो गया और जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं दिख रहा है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो रोड का मतलब है आर का मतलब होता है रिज्ड ग्राउंड, RIDGROUD ग्राउंड। रिज्ड ग्राउंड का मतलब होता है लौकी या तुरई, ठीक है। जो आप लौकी या तुरई की सब्जी खाते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिज्ड ग्राउंड बोला जाता है। और ये क्या बेल पे लगने वाला फल है, मतलब वाइन्स पे लगने वाला फल है या नहीं? तो अगर हम बात कर रहे हैं कि वाइन्स पे लगने वाला फल है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? रिज्ड ग्राउंड। और पानी को अपन दूसरी तरीके से लिख रहे हैं अब, ठीक है। पानी को नाम बदल के लिख रहे हैं, पानी को लिख रहे हैं वाटर, तो अगर हमने वाटर लिखा तो वाटर का मतलब क्या होगा यहां पर? सिंपली वाटरमेलन यानी तरबूज, वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन का मतलब होता है तरबूज। तो तरबूज आपने देखा हो अगर कभी, तो ये भी वेल पर लगने वाला फल है, वाइन्स पर लगने वाला फल है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजें कौन सी हैं? वाइन्स पर लगने वाले, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं पानी भर जाने के कारण सीएम का बीपी हाई हो गया। सीएम में जो हम बात करेंगे, सी का मतलब होगा कुकुम्बर,
कुकुम्बर, ठीक है, जिसे हम ककड़ी भी कई बार बोल देते हैं, कुकुम्बर, ठीक है। और यहां पर होता है मस्क मेलन, मस्क मेलन यानी खरबूज। तो खरबूज भी आपने देखा होगा किस पे लगा होता है, बेल पर लगा होता है, ठीक है। बीपी, बीपी अगर हम बी की बात करें तो बी का मतलब होता है बिटर ग्राउट, बिटर ग्राउट, GROUD, बिटर ग्राउट का मतलब होता है करेला। तो करेला भी आपका बेल पे लगा होता है यानी। और पी यानी होता है पंपकिन, पी यानी क्या होता है, पंपकिन, पंपकिन का मतलब होता है कद्दू, ठीक है। और कद्दू भी किस पे लगा होता है, आपका वेल्स पे लगा होता है। तो अगेन हो गया। एंड जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं दिख रहा, जेब्रा में जो जेड क्लियर करेगा वो किसको करेगा, जायद क्रॉप्स को बताएगा, किसको बताएगा, जायद क्रॉप्स को बताएगा। तो इस तरीके से जायद क्रॉप्स का अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, मोस्टली वेजिटेबल, वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्लावर्स ETC। जो वेजिटेबल हैं, फ्लावर्स हैं, एंड फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स ETC। तो ये सारी चीजें अगर हम बात करते हैं वो किस में आ जाती हैं, वो हमारी किस में आ जाती हैं, हमारी जायद क्रॉप्स में। एंड मोस्टली वीन्स, मोस्टली वाइन्स क्रॉप, वाइन्स क्रॉप, वाइन्स क्रॉप का मतलब वो क्रॉप्स जो बेलों पर लग रही हैं, मोस्टली जो वाइन्स क्रॉप्स। अब हम बात करते हैं ग्रेप्स। अगर मैंने आपको बोला ग्रेप्स, तो ग्रेप्स किस में आ जाएंगे, अंगूर, अंगूर देखें, अंगूर जो होंगे ग्रेप्स आ जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे, वो जायद क्रॉप में आएंगे, क्योंकि किस पे लग रहे हैं, किस पे लग रहे हैं, बेलों पे लगने वाले क्रॉप्स हैं, बेल पे लगेगा, और बेल पे लगने वाला क्रॉप्स कौन सा हो जाएगा, जायद क्रॉप्स हो जाएगा। तो अगर जो एग्जाम्पल यहां नहीं लिखे हैं उसको भी आप कर सकते हो, जैसे जी लिखा हुआ है, पानी भर गया, इसको मैं एकदम से नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि पानी भर गया, पानी भर गया में जी क्या हो जाएगा, ग्रेप्स के लिए आप यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने भी थोड़ा सा ट्रिक और मेथड्स बना सकते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 3 बेसिकली सेशन होते हैं जो हमको हमें देखना है। तो एक एग्जाम्पल लिख देगा कि भैया बताइएगा ग्राम इज विच क्रॉप, ग्राम कौन सा क्रॉप है, ऑप्शन ए खरीफ क्रॉप, ऑप्शन बी रबी क्रॉप, ऑप्शन सी जायद क्रॉप, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपका क्या हो जाएगा, ग्राम जो आपने पढ़ा था तुरंत ध्यान आना चाहिए, वेस्ट बंगाल इज पागल फॉर गेम ऑफ थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स में जो जी था वो किसके लिए था, वो ग्राम के लिए था। तो हमारा कौन सा क्रॉप आ जाएगा, राबी क्रॉप आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर अब तुम्हारा पक्का हो गया। अगर ये तुमने 3 लाइनें याद कर ली हैं तो तुम्हारा उसी तरीके से लिख सकते हो। एग्जाम्पल अगर हमने राबी क्रॉप का लिखना है तो मोस्टली सीड क्रॉप्स, सीड क्रॉप्स का मतलब जो है वो क्रॉप्स जिनको बीज डाल के ही हम ले सकते हैं, या वो क्रॉप्स जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, दाने पाए जाते हैं, वो हम बात कर रहे हैं। क्लियर है इतनी चीजें? आई होप सेशन अच्छा लग रहा होगा। चलो आज के बाद ये सारी चीजें कम से कम भूलेंगे आप। क्लियर है बात? कम से कम, नहीं बोल रहा हूं कि भूलेंगे नहीं, बट कम से कम, क्योंकि 3 से 4 बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको भूलने की बीमारी कम हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ होती हैं हमारी पेरेनियल क्रॉप्स। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब होता है वार्षिक क्रॉप्स। तो ऐसे क्रॉप जो साल भर लगी होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल क्रॉप। तो जनरली इनकी डेफिनेशन दी जाती है, क्रॉप्स हैविंग बेस पीरियड मोर देन 300 डेज। कितना? 300 डेज। 300 डेज से जिनका भी बेस पीरियड ज्यादा होता है उनको क्या बोलते हैं, पेरेनियल क्रॉप्स। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहें तो कितना कौन लिख सकते हैं, शुगर कैन यानी गन्ना ETC। शुगर कैन की बात करें तो इसका जो हमारा बेस पीरियड होता है लगभग 300 दिन से ज्यादा, यानी 320 दिन के आसपास होता है, तो वो हमारा पेरेनियल क्रॉप्स में काउंट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ क्रॉप्स को बोला जाता है ड्राई क्रॉप्स। ठीक है, ड्राई क्रॉप्स, और कुछ क्रॉप्स को बोला जाता है वेट क्रॉप्स, वेट क्रॉप्स। तो ये ड्राई क्रॉप्स एंड वेट क्रॉप्स है क्या? तो देखिएगा, शुगर कैन जो आपने काउंट किया हुआ था, क्या शुगर कैन आपने खरीफ सेशन में भी काउंट किया हुआ था या नहीं? शुगर कैन आपने किसमें, खरीफ सेशन में भी काउंट किया हुआ था या नहीं? तो शुगर कैन खरीफ सेशन में भी हो गया और पेरेनियल क्रॉप्स में भी हो गया। तो 3 बेसिक सीजन माने हैं, उसके अलावा और भी ड्राई क्रॉप्स। ड्राई क्रॉप्स जनरली खरीफ क्रॉप्स को बोलते हैं, जनरली खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, जनरली हम क्या बोलते हैं, ड्राई क्रॉप्स बोलते हैं। और खरीफ क्रॉप को अगर ड्राई क्रॉप्स बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? बिकॉज दीज रेनफॉल इज सफिशिएंट। अगर हम बात करते हैं
डू नॉट, अगर हम बात करते हैं यहां पर रेनफॉल इज सफिशिएंट, क्योंकि वहां पर बारिश का सीजन है, तो रेनफॉल इज सफिशिएंट एंड डू नॉट रिक्वायर्ड मच आर्टिफिशियल इरिगेशन। तो हम बात करते हैं वेयर रेनफॉल इज सफिशिएंट एंड डू नॉट रिक्वायर्ड मच इरिगेशन। जिनको इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कहां से फुलफिल हो रही है, वो रेन के थ्रू फुलफिल हो रही है। मानसून सीजन चल रहा है, रेन के थ्रू फुलफिल हो रही है और उनके लिए इरिगेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, रेन क्रॉप। तो अभी मैंने बात की थी खरीफ सेशन के लिए पानी ज्यादा लगता है, क्रॉप के लिए पानी का कंजम्पशन ज्यादा है। जो एक क्रॉप लगाई है वो पानी का कंजम्पशन ज्यादा। जैसे मान लीजिए ये राम भैया खड़े हैं, राम भैया को बारिश का पानी भी मिल रहा है और तुम भी पानी पिला रहे हो, तो दोनों कंडीशन में इसका जो वाटर इनटेक है वो ज्यादा है। मान लीजिए इन्होंने 10 गिलास ले लिया, लेकिन इनको केवल तुमने 5 गिलास ही पिलाया, बारिश से कुछ भी नहीं आया, तब भी ये अपने आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो मतलब वाटर रिक्वायरमेंट जो क्रॉप के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है वो किसमें ज्यादा है, खरीफ में। बट ओवरऑल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा कहां होती है, रबी क्रॉप में। तो वेट क्रॉप किसको बोला जाता है, जनरली रबी क्रॉप्स को बोला जाता है। रबी क्रॉप्स को क्या बोला जाता है, वेट क्रॉप्स बोला जाता है। और वेट क्रॉप्स की अगर हम बात करें, वेयर रेनफॉल इज नॉट सफिशिएंट एंड रिक्वायर्ड मच इरिगेशन। जहां पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, हमारा वेट क्रॉप बोलते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या जितनी भी खरीफ क्रॉप हैं उनको ड्राई क्रॉप में काउंट कर लोगे, और जितनी भी आपकी वेट क्रॉप्स हैं उनको किसमें काउंट कर लोगे, उनको आप काउंट कर लोगे किसमें, आप रबी क्रॉप में काउंट कर लोगे। अब यहां तो ड्राई क्रॉप और वेट क्रॉप की बात हो गई है, तो एक और क्रॉप्स पूछी जाती है, क्या, गार्डन क्रॉप, गार्डन प्लांट्स। तो जो हमारे गार्डन्स में लगाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गार्डन्स प्लांट बोल लेते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो गार्डन प्लांट्स अगेन पेरेनियल क्रॉप्स जो है वो गार्डन प्लांट्स में काउंट हो जाती हैं, क्योंकि फ्लावर्स 12 महीने लगेंगे या नहीं। ठीक है, कोई फ्रूट्स का पौधा लगाया है आपने, तो ऐसा तो है नहीं कि आपने मान लीजिए मैंगो का पेड़ लगाया, तो मैंगो आते हैं जनरली समर सीजन में, तो समर सीजन में मैंगो आए, उसके बाद पौधा काट दिया, फिर अगली साल फिर लगा लिया, क्या ऐसा होता है, नहीं, पूरे साल भर लगे होते हैं या नहीं। तो ऐसे क्रॉप्स जो पेरेनियल होते हैं, साल भर लगे होते हैं, उनको हम बोलते हैं गार्डन क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, गार्डन ट्रीज भी बोल सकते हैं। और एक और लास्ट जो पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट है वो होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स, अगर कैश क्रॉप्स की बात करते हैं, नगदी फसलें, ठीक है, नगद दे रहे हैं ना आप, नगदी फसलें, तो ऐसे क्रॉप्स जिनके बदले आपको कैश मिल रहा है, दोज क्रॉप्स in place of that we are having cash directly that cannot be consumed directly by the farmers, they will have to sold in the market for processing। मतलब ऐसे क्रॉप्स जो फार्मर के द्वारा डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जा सकता। जैसे हम बात करें गेहूं डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है, ग्राम चने उनको डायरेक्टली कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉफी, तो क्या कॉफी को डायरेक्टली फार्मर अपने लिए यूज कर सकता है, नहीं, उसको मार्केट में बेचना होगा, प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद ही आप उसको यूज कर पाओगे। तो ऐसे क्रॉप्स जिनको डायरेक्टली फार्मर कंज्यूम नहीं कर सकता है और उनके बदले में क्या लेता है, कैश ले रहा होता है, ऐसे क्रॉप्स को बोलते हैं कैश क्रॉप्स। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, कॉटन, कपास की खेती। जब भी फार्मर कपास की खेती कर रहा है या कॉटन की खेती कर रहा है, तो उस केस में क्या उस कॉटन को डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता है। उसको पहले मार्केट में बेचेगा, उस कॉटन की प्रोसेसिंग होगी, उस कॉटन से कपड़े बनेंगे, क्लॉथिंग्स बनेंगे, और क्लॉथ बनने के बाद उनको आप यूज करते हैं अपने लिए। तो ऐसा एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, वो किस क्रॉप में आएगा, कैश क्रॉप। बट क्या कॉटन आपका खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल नहीं था, बिल्कुल था। तो खरीफ क्रॉप ही हमारा कैश क्रॉप। तो हमने बेसिकली कितने सीजन बोले हैं, 3, खरीफ, राबी एंड जायद, और उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे उन्हीं क्रॉप्स को मिला करके बन रहे हैं। इसलिए बेसिकली कितने सेशन बोले गए हैं,
3 सेशन बोले गए। तो अब कैश क्रॉप की डेफिनेशन लिख लें तो हम बात करेंगे दोज क्रॉप्स which cannot be consumed, which can not be consumed directly by farmers, but they are sold, these are sold in the market and cash is collected. Cash is collected in place of those crops. Those crops उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं कैश क्रॉप। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख सकते हैं टोबैको। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित चीज क्या होती है? अरे बता दो यार, अरे बता दो। हाँ, क्या होती है? टी, चाय। चाय को फार्मर्स डायरेक्टली नहीं करता है, इसको पहले मार्केट में बेचना पड़ेगा, फिर तुम अपना ब्रेक लोगे और ब्रेक में क्या पियोगे? चाय, कॉफी। शुगर केन, शुगर केन को तुम डायरेक्टली तो खा सकते हो, लेकिन अगर शुगर केन से तुम्हें शुगर बनानी है तो उस केस में शुगर केन को बेचना होगा। ठीक है, जूट, जूट के बैग आते हैं जो कि तुम क्यूरिंग के लिए यूज करते हो। जूट के बैग आते हैं जो कि तुम क्यूरिंग के लिए यूज करते हो, कंक्रीट की क्यूरिंग, ठीक है, प्लास्टर की क्यूरिंग करने के लिए। तो वो जूट बैग क्या डायरेक्टली पेड़ों से बने बनाए आते हैं? नहीं, पहले क्या होता है, उस क्रॉप को उगाया जाता है, जूट को। अगर हम बात करें, जूट की क्रॉपिंग की जाएगी, फिर उस जूट को प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा, फिर वो जूट बन करके आएगा। तो इस तरीके से काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि हमारे किस में काउंट हो जाते हैं? कैश क्रॉप में काउंट हो जाते हैं। किस में क्रॉप हो जाते हैं? कैश क्रॉप में काउंट हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो कॉटन, कॉटन भी लिख लो। लो कॉटन, तुम बोल रहे हो तो तुम लिख लो कॉटन, मत परेशान हो, तुम बोल रहे हो तो मैं लिख देता हूं कॉटन। कॉटन को भी तुम इस तरीके, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए हैं? कैश क्रॉप के। तो मुझे बताइएगा, क्या ये सारे एग्जाम्पल आप ऑलरेडी रबी खरीफ सेशन में पढ़ चुके हैं या नहीं? तो ये डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं जो हमारे पाए जाते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा खरीफ सेशन और सभी के बारे में। इसमें एक छोटा सा अगर तुम्हें लिखना हो तो लिख सकते हो कागज में तंबाकू। लिख सकते हो क्या? कागज में तंबाकू। ठीक है, कागज में तंबाकू। अगर कागज में तंबाकू लिखा, का फॉर कॉटन, कपास, कपास यानी कॉटन। ठीक है, गा फॉर गन्ना, गन्ना यानी शुगर केन। ठीक है, जा फॉर जूट। ठीक है, और तंबाकू तो तुम्हें पता ही है, तंबाकू के बारे में तुम्हें पता ही है, टोबैको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? टोबैको बोला जाता है। तो ये किसके लिए हो? कैश क्रॉप के लिए हो गए, कागज में तंबाकू। क्लियर है? सभी को क्लियर है? ठीक है, अब तुम पूछो पान, पान किस में आएगा सर? पान कैश क्रॉप में आएगा, डायरेक्टली फार्मर कंज्यूम नहीं करेगा, पहले पान को बेचा जाएगा, उसके बाद कंज्यूम किया जाएगा। तो डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल और काफ़ी सारे क्रॉप्स के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ा। ये था आपका लेक्चर क्रॉप सेशन के बारे में। बट यहाँ पर एक वर्ड रह गया है, पैलियो इरिगेशन, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया है, उस वर्ड के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। शायद कुछ और वर्ड्स रह गए हैं, कोर वाटरिंग, कोर मैंने शायद एक बार यूज जरूर किया है, बट शायद आपको बताना भूल गया हूँ। ठीक है, तो उन सभी वर्ड्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो रह गई हैं हमारे लास्ट लेक्चर के बेसिस पर, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पैलियो इरिगेशन। पैलियो इरिगेशन होता क्या है समझना। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जब आप इरिगेशन जब आप फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में, फार्मिंग स्टार्ट करने के केस में जब पानी देते हैं, तो पानी देने के लिए सॉइल को पहले, अगर बहुत हार्ड लैंड है तो उस पर पहले पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद उसकी क्या करेंगे? प्लॉइंग करेंगे। प्लॉइंग करने के बाद अगर हम बात करते हैं तो उस प्लॉइंग करने के बाद उस जमीन को सॉफ्ट बनाते हैं। तो सिंचाई, जो हम बीज डालने के पहले, बिफोर द सोइंग, द वाटरिंग विच इज डन टू मेक द लैंड सॉफ्ट, टू मेक द लैंड सॉफ्ट इज नोन एज पैलियो इरिगेशन। जैसे कि एक पूरी प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ये डायग्राम देख लो।
ये पूरी प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, बीज कर बोना है, शोइंग करनी है, शोइंग ऑफ सीड किया। अगर मैंने यहां पर शोइंग ऑफ सीड किया तो इस शोइंग ऑफ सीड के होने से पहले मैंने यहां पर वाटरिंग की। क्या की, वाटरिंग। और जो मैंने यहां पर वाटरिंग परफॉर्म की है, जो मैंने यहां पर वाटरिंग परफॉर्म की है, इसी वाटरिंग को एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है पैलियो इरिगेशन। क्या नाम होता है, पैलियो इरिगेशन। और ये इरिगेशन रिक्वायरमेंट हमारी यूजफुल होती है टू मेक द लैंड सॉफ्ट। तो अगर हम बात करते हैं when land is dry and hard and it is not possible to plowing, it is not possible to plow and seeding मतलब बीज को डालना, then initial irrigation is done and that irrigation is known as पैलियो इरिगेशन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप इसको क्या लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज में इरिगेशन बिफोर showing of seeds to make the land soft. It helps in growing of plants and to increase the yield. यील्ड को इंक्रीज करने के लिए सिंपल से वर्ड में अगर हमने लिखा इरिगेशन, इट इज इरिगेशन बिफोर सोइंग द सीड टू मेक द लैंड सॉफ्ट एंड इट हेल्प्स इन ग्रोइंग द प्लांट्स एंड टू मे इंक्रीज द यील्ड। ये हमारा किसकी डेफिनेशन होगी सिंपल वर्ड्स में, पैलियो इरिगेशन। तो मुझे बताइएगा सभी को पैलियो इरिगेशन क्लियर हुआ, जो मैंने वर्ड बोला हुआ था पैलियो इरिगेशन। अब देखो पैलियो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट किस क्रॉप में ज्यादा होगी, रबी क्रॉप में या खरीफ क्रॉप में। देखो खरीफ क्रॉप का जो सेशन है मानसून एंड होने वाला है, और मानसून एंड होने वाला है तो क्रॉप ने जितना भी पानी लेना था वो पानी ले लिया है। उसके बाद क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई है। अब जमीन थोड़ा सा वैरन हो जाती है, थोड़ा सा ड्राई हो जाती है, क्योंकि वहां पर हमने ज्यादा पानी, खरीफ सेशन में हमने ज्यादा पानी इरिगेट नहीं किया हुआ था। तो उस केस में जो पैलियो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वो रबी क्रॉप में होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट इट इज फैक्ट। पैलियो इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है खरीफ सेशन से ज्यादा रबी सेशन में रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कभी स्टेटमेंट बना करके पूछे कि पैलियो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा कहां होती है, रबी सेशन में, बट ओवरऑल वाटर कंजम्पशन ज्यादा कहां पर होता है, वो खरीफ सेशन में होने वाला होता है। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा। इसी डायग्राम में कुछ और टर्म एक्सप्लेन करूंगा आगे, और ये डाटा आप यहां पर लिखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, या ऐसा लिखिए, इट इज हेल्प इन इनिशियल ग्रोथ, ऐसा लिखिएगा, इट हेल्प्स इन इनिशियल ग्रोथ ऑफ क्रॉप, इन इनिशियल ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इनिशियल ग्रोथ। अब देखिए पूरी ग्रोथ तो डिपेंड करेगी आगे और कितना इरिगेशन हो रहा है, बट इनिशियल ग्रोथ किस पे डिपेंड कर रही है, इस फर्स्ट वाटरिंग पे डिपेंड कर रही है, जिसको हम बोलते हैं पैलियो इरिगेशन। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म जो होता है वो हमारा होता है कोर वाटरिंग। नेक्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, नेक्स्ट टर्म होता है हमारा कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है, जब हमने क्रॉप को शोन कर दिया, और क्रॉप को शोन करने के बाद हमने क्या बोला, हमने जो फर्स्ट वाटरिंग की, फर्स्ट वाटरिंग
आफ्टर शोइंग, आफ्टर शोइंग। फर्स्ट वाटरिंग जो हम करते हैं आफ्टर सोइंग, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं कोर वाटरिंग। क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। जो हमने शोइंग करने के बाद फर्स्ट वाटरिंग दी है वो कुछ सेंटीमीटर हाइट की होती है। ये क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर हाइट की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग। और जो हमने डेप्थ प्रोवाइड की है उसको बोला जाता है कोर डेप्थ। इस पूरी डेप्थ को क्या बोला जाएगा, इस पूरी डेप्थ को बोला जाएगा कोर डेप्थ। कोर डेप्थ, जो पूरी डेप्थ प्रोवाइड की है, मान लीजिए सपोज, वो हमारी कहलाई जाएगी कोर डेप्थ। और शोइंग के बाद कितने टाइम बाद, शोइंग से कितने टाइम बाद हमने यहां पर इस फर्स्ट वाटरिंग को अप्लाई किया है, वो टाइम पीरियड कहा जाता है कोर पीरियड। क्या कहा जाता है, कोर पीरियड। तो ध्यान रखिएगा, जो शोइंग के बाद फर्स्ट वाटरिंग की जाती है उसको हम बोलते हैं कोर वाटरिंग, और जो डेप्थ प्रोवाइड की जाएगी इसमें उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोर डेप्थ। और शोइंग के कितने टाइम बाद जो फर्स्ट वाटरिंग की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, कोर पीरियड बोलेंगे। आगे अगर हम यहां पर वाटरिंग कर रहे हैं, ये हम बात वाटरिंग कर रहे हैं, एक और बार वाटरिंग की, ठीक है, फिर और वाटरिंग की, ठीक है, फिर और वाटर दिया, तो इस तरीके से हम वाटरिंग कर रहे हैं और यहां पर हार्वेस्टिंग कर दी। क्या कर दिया, हार्वेस्टिंग। तो इस कंडीशन को अगर हम देखें तो यहां पर जो बाकी आगे की वाटरिंग होती है वो कोर वाटरिंग से कम डेप्थ की होती है। तो कोर वाटरिंग ऐसी सिंगल वाटरिंग है जिसकी डेप्थ सबसे ज्यादा। नहीं आया समझ में, समझना। जैसे मैंने बात की है यहां पर, ये तो हमने कर दिया पैलियो इरिगेशन, पैलियो इरिगेशन, ठीक है। यहां पर हमने किया शोइंग, और शोइंग करने के बाद हमने बात की है यहां पर पहली कोर वाटरिंग की। तो ये मैंने अगर बोला ये 15 सेंटीमीटर किया गया है, तो इसके आगे की जितनी भी वाटरिंग की जाएंगी वो लेस देन 15 सेंटीमीटर होंगी। क्या होंगी, लेस देन 15 सेंटीमीटर होंगी। तो अगर हम बात करें एकमात्र ऐसी सिंगल वाटरिंग जो मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग है उसको क्या बोलेंगे, कोर वाटरिंग बोलेंगे। या हम बात करते हैं जो सबसे ज्यादा, कोई डाटा लिख दिया कि एक डाटा लिखा है आफ्टर सोइंग द फॉलोइंग वाटरिंग इज डन, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो बताओ कोर डेप्थ कितना होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो सिंगल सबसे ज्यादा बड़ी वाटरिंग है वही हमारी कोर वाटरिंग डेप्थ कही जाती है। तो कोर वाटरिंग की बात करें तो उसकी डेफिनेशन लिख लें, आई होप क्लियर होगी। इट इज द फर्स्ट वाटरिंग, first watering after showing, after showing of seeds, after certain period of time, certain period of time। अब हम बात करते हैं, इट इज द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर शोइंग ऑफ सीड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो हम फर्स्ट वाटरिंग कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोर वाटरिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज द सिंगल, सिंगल, या हम बात करें इट इज द मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग। मतलब एक केवल वाटरिंग की बात करें, जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पर, इसको हमने बोला फर्स्ट, इसको हमने बोला सेकंड, इसको हमने बोला थर्ड एंड सो ऑन। तो अगर हम सिंगल वाटरिंग की बात करें, एक सिंगल, दो सिंगल, तीन सिंगल वाटरिंग, तो सिंगल, इट इज द मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग। जो सिंगल वाटरिंग में बात कर रहे हैं वो कौन सी है, मैक्सिमम सिंगल वाटरिंग है। मतलब इसके अलावा जितनी भी वाटरिंग दी जाएंगी वो वाटर डेप्थ क्या हो जाएंगी, कम से कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन हम बात कर रहे हैं, ये हमारी हो गई है कोर वाटरिंग। ठीक है, तो अगर हम सर्टेन पीरियड की बात करें तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को क्या बोलते हैं, कोर पीरियड। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन जो लिखने वाले हैं, कोर पीरियड। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है कोर पीरियड, तो हम लिखेंगे इट इज द सर्टेन टाइम पीरियड, इट इज द सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर शोइंग, after showing at which core watering is done,
इट इज अ सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर सोइंग एट विच कोर वाटरिंग इज डन, या ऐसा भी लिख सकते हैं एट विच कोर वाटरिंग इज डन, और ऐसा भी लिख सकते हैं आफ्टर सोइंग, ऐसा लिखिएगा और करके, इट इज सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर सोइंग within which core watering is done. Core watering is done. तो एक बार यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वीट है, वीट के लिए कोर वाटरिंग या कोर पीरियड कितना होता है। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिएगा, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है, कि अगर हम राइस की बात करते हैं तो राइस के लिए जो कोर पीरियड होता है, तो कोर पीरियड जो होता है वो होता है 2 to 4 वीक्स, मतलब 2 से 4 सप्ताह। जबकि अगर हम बात करते हैं वीट के लिए, तो वीट के लिए जो कोर पीरियड होता है वो कोर पीरियड आपका होता है 3 to 8 वीक्स। 3 to 8 वीक्स के बीच में हमारा कोर पीरियड होता है। तो एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है वीट का, तो मैंने राइस का एडिशनली यहां पर ऐड कर दिया है कि कितना होने वाला है। ठीक है, तो कोर पीरियड समझ में आया, कोर वाटरिंग समझ में आया। कोर वाटरिंग वो वाटरिंग है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और कोर पीरियड वो पीरियड है जितने टाइम बाद प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारा बचा है कोर डेप्थ, तो कोर डेप्थ की और डेफिनेशन यहां पर लिखते हैं। ठीक है, कोर डेप्थ, तो कोर डेप्थ क्या होगा? इट इज डेप्थ ऑफ वाटर विच इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कोर वाटरिंग, कोर वाटरिंग के दौरान जो हम डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कोर डेप्थ। अब कोर डेप्थ की यदि मैं बात करता हूं तो कोर डेप्थ को जनरली अगर हम बात करें तो क्या डेल्टा कोर लिख सकते हैं या नहीं? तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा कोर जो हमारा है वो कोर डेप्थ है। ठीक है, और कोर पीरियड अगर हम बात करते हैं बी के इज इक्वल टू क्या है हमारा? कोर पीरियड है। बी के क्या है? कोर पीरियड है। और डी के क्या है? ड्यूटी ड्यूरिंग कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग के दौरान क्या है? ड्यूटी है। तो अगर हम सिंगल वाटरिंग के लिए ये रिलेशनशिप निकालना चाहें डेल्टा और ड्यूटी में, तो वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? डेल्टा कोर इज इक्वल टू 8.64 बी कोर अपॉन, मतलब बेस पीरियड इन द टाइम इन कोर पीरियड, या कोर पीरियड हम बोल सकते हैं, अपॉन डी के, ड्यूटी इन कोर पीरियड। तो अगर हम यहां पर अगेन फिर से यूनिट लिखना चाहें तो ये किस में आएगा? ये मीटर में आ जाएगा। ये बी के किस में आ जाएगा? बी के आपका आ जाएगा डेज में आएगा। और ये जो डी के है, ये डी के की वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी? डी के की वैल्यू आएगी हेक्टेयर पर क्यूबिक्स में। तो ये पूरा का पूरा कोर वाटरिंग के लिए रिलेशनशिप बना लिया है। अगर डेल्टा कोर सेंटीमीटर में होता तो यहां पर कितना आता? 864 बी के अपॉन डी के। तो ये रिलेशनशिप याद रखना है। कई बार कोर पीरियड, कोर वाटरिंग, कोर ड्यूटी के फॉर्म में आपको डाटा देता है और किसी एक पैरामीटर को निकालने की बात करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो कोर डेप्थ की बात कर लेते हैं। कोर डेप्थ की बात कर लेते हैं। कोर डेप्थ किस किस केस में हम बात करते हैं? राइस के केस में। तो राइस के केस में अगर हम कोर डेप्थ की बात करते हैं तो ये लगभग 10 सेंटीमीटर निकल करके आता है। कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसके? वीट की बात की हुई थी, तो वीट के केस में जो निकल के आता है 13.5 सेंटीमीटर निकल करके आता है। कितना? 13.5 सेंटीमीटर। और शायद
लेट मी कंफर्म, हाँ वीट के केस में 13.5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हमारी यहां पर निकल करके आती है। शायद राइस के केस में 1 मिनट 19 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कंफर्म कर दूंगा, अभी आप लिख लीजिएगा राइस के लिए जो है वो 19 सेंटीमीटर यहां पर निकल करके आता है, और जो वीट के लिए निकल करके आता है वो 13.5 सेंटीमीटर निकल करके आता है। शुगर कैन की बात करेंगे तो शुगर कैन के लिए 16.5 सेंटीमीटर, और ऐसा और भी डाटा है, बट ऑब्जेक्टिव में जो पूछा गया है वो हमसे वीट के लिए पूछा गया था, पहला वाला क्वेश्चन कौन सा, कोर पीरियड, तो उसी के बेसिस पे हमने यहां पर कोर डेप्थ दोनों के लिए ही मेंशन करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हुआ कोर डेप्थ, कोर पीरियड एंड कोर के लिए हमारा रिलेशनशिप। तो एक लास्ट टर्म जो हमारा बच रहा होता है, वो लास्ट टर्म बच रहा होता है क्रॉप रेशियो। क्रॉप रेशियो क्या होता है, तो ये डायग्राम क्लियर रखना दिमाग में, क्या होते हैं, किस तरीके से रिलेशनशिप होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहां पर कंफर्म कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक आपसे पूछा गया है क्रॉप रेशियो क्या होता है। क्रॉप रेशियो को खरीफ रबी रेशियो भी कहा जाता है, खरीफ रबी रेशियो भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, अगर हम क्रॉप रेशियो की बात करें तो क्रॉप रेशियो इज इक्वल टू होता है एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग खरीफ सेशन अपॉन एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग रबी सेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग खरीफ सेशन अपॉन एरिया इरिगेटेड ड्यूरिंग रबी सेशन, तो हम क्या क्रॉप रेशियो या खरीफ रबी रेशियो, तो क्रॉप रेशियो इज इक्वल टू ए के अपॉन ए आर लिख सकते हैं, यानी ए के अपॉन ए आर। और ध्यान रखना कि हमेशा खरीफ क्रॉप का जो रेशियो होता है, सॉरी खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें, जनरली इट इज टेकन एज 1:2, यानी 1/2। तो लेस देन, क्रॉप रेशियो जनरली क्या लिया जाता है, लेस देन 1 होता है। क्रॉप रेशियो जनरली क्या लिया जाता है, लेस देन 1 लिया जाता है। तो क्रॉप रेशियो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस में शायद वो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रॉप रेशियो दिया हुआ था और रबी के सेशन के लिए डेल्टा एंड ड्यूटी दे दिया गया था, डेल्टा एंड बेस पीरियड दे दिया गया था। तो डेल्टा एंड बेस पीरियड दिया था, ड्यूटी कुछ करके एरिया, ड्यूटी निकालना था, फिर एरिया निकालना था, और वहां पर क्रॉप रेशियो से खरीफ का एरिया निकालना था। तो कुछ इस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस पूछा गया था, और वो क्वेश्चंस हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो खरीफ रबी रेशियोज की बात समझ में आई, खरीफ रबी रेशियोज। तो हम बात कर रहे हैं कि खरीफ का जो क्रॉप होगा वो 1/2 ऑफ रबी क्रॉप होगा, 1/2 ऑफ रबी क्रॉप होगा। तो अगर हमने 1/2 जनरली लेके चलते हैं, कितना 1/2 लेकर के चलते हैं, तो खरीफ का जो सेशन होगा वो रबी का सेशन का इस तरीके से होगा। तो आप बताओ खरीफ सेशन ज़्यादा होगा कि रबी सेशन में क्रॉप ज़्यादा होंगी? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रबी क्रॉप का सेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका हाफ किसके बराबर हो रहा है, खरीफ क्रॉप के बराबर ले रहे हैं, खरीफ क्रॉप के बराबर ले रहे हैं। तो रबी क्रॉप हमेशा ज़्यादा एरिया में होगी और खरीफ क्रॉप कम एरिया में हम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वाले पैरामीटर से हमने डिसाइड किया 1/2 से कि खरीफ क्रॉप हमेशा 1/2 ऑफ रबी क्रॉप लिया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या पूछा है, पहला क्रॉप रेशियो जनरली क्या होता है? तो क्रॉप रेशियो जनरली हम लेस देन 1 या इक्वल टू 1 रखने की कोशिश करते हैं, जनरली ज़्यादा नहीं करते हैं। ज़्यादा करने से क्या होगा, हमें इरिगेशन वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि खरीफ सेशन जो अगर हम बात करें लेस देन 1 है, तो खरीफ सेशन कम होना चाहिए या रबी सेशन कम होना चाहिए? तो खरीफ सेशन में जो एरिया इरिगेटेड होगा वो रबी सेशन से कम किया जाएगा। तो ये दो जनरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इन पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिस्कशन करना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे बनेगा? मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है कि गिवन है आपको डाटा,
डेल्टा फॉर रबी क्रॉप दे दिया आपको, सॉरी डेल्टा फॉर रबी क्रॉप दे दिया, ठीक है, और यहां पर दे दिया है बेस पीरियड फॉर रबी क्रॉप दे दिया है, और आपको दे दिया है क्रॉप रेशियो, क्या दे दिया है, क्रॉप रेशियो या रबी खरीफ रबी रेशियो दे दिया गया है। तो अब आपसे बोलेगा कि क्रॉप रेशियो दिया गया है, तो बताइएगा खरीफ का कितना एरिया इरिगेटेड किया जा रहा है, खरीफ का कितना एरिया, ठीक है। अगर यहां पर डिस्चार्ज और दे दिया रबी सेशन के लिए, तो क्या यहां से काम बन जाएगा या नहीं। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले ड्यूटी निकालेंगे, किसके लिए, रबी सेशन के लिए। ड्यूटी निकाली, कितना आया 8.64 बी फॉर रबी सेशन एंड डेल्टा फॉर रबी सेशन, ड्यूटी निकल आया। तो ड्यूटी इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन क्यू, किसके लिए, रबी सेशन के लिए। तो क्या यहां से रबी सेशन का एरिया निकाल लोगे या नहीं, रबी सेशन का एरिया, ये रबी सेशन का एरिया निकल के आ गया, और जब रबी सेशन का एरिया निकल के आ गया, क्रॉप रेशियो दिया गया है, तो क्या खरीफ सेशन का एरिया निकाल लोगे या नहीं, खरीफ सेशन का एरिया निकाल लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहां पर बेसिकली बना करके पूछ सकता है आपसे किसी भी पैटर्न में, तो आपको यहां पर ध्यान रखना, या फिर केवल खरीफ का एरिया दे दे, खरीफ का एरिया दे दे और क्रॉप रेशियो दे दे, बोलेगा रबी का एरिया बताओ, और रबी का एरिया निकाल लो, डिस्चार्ज दे दे तो बोलेगा ड्यूटी बता दो। तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव यहां से बन रहा है या नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम थोड़ा सा समझने की बात कर रहे थे, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अब क्लियर हो गया होगा। जनरली लेस देन 1 होगा, और इससे आप अपना वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर खरीफ का सेशन में क्रॉप ज्यादा आ रहा है, रबी कम आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। क्लियर है बात सभी को। तो ये था हमारा आज का सेशंस। इस सेशंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। अगले सेशंस में हम बात करेंगे इरिगेशन एफिशिएंसीज की एंड वाटर रिक्वायरमेंट की। तो अगर सेशन अच्छे लग रहे हो यार, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे हम और भी प्रैक्टिस सेशंस अब स्टार्ट करने वाले हैं। इस फ्रॉम दिस वीक हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन, जो कि सर्वे के बचे हुए हैं, और बाकी सेशंस टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहीं पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।